क्लास 7 चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। 1000 साल जो कि 700 एडी से लेके 1700 तक इंडिया के अंदर क्या हुआ, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो 700 से लेके 1700 तक का समय था, इसको मेडिवियल पीरियड भी कहते हैं। और इस पीरियड के अंदर कई चेंजेस आए इंडिया के अंदर। तो देखते हैं इसको आगे हमें किताब में क्या लिखा है। जो पहला जिक्र है वो है कि अलग अलग हिस्टोरियन ने और ज्योग्राफी के जानकारों ने अलग अलग चित्र बनाए हैं। ऑफ कोर्स ये जो आपको ऊपर चित्र दिख रहा है, ये 1100 सदी में अरब के ज्योग्राफर अल इद्रीसी ने बनाया था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, कार्टोग्राफर, फ्रेंच कार्टोग्राफर 1700 में ने इससे बेहतर चित्र बनाया और आज के दिन में हमारा चित्र और ज़्यादा एक्यूरेट है। कार्टोग्राफर वैसे ग्राफ बनाने की या मैप बनाने की स्किल को कहते हैं। तो समय के साथ हमारी ये कला इम्प्रूव हुई कि हम मैप्स को एक्यूरेट कैसे बनाएंगे। मैप का मतलब नक्शा होता है। ये फ्रेंच कार्टोग्राफर का मैप है, थोड़ा आज के मैप से डिफरेंट है। आई थिंक गुजरात की जो मुंह है गुजरात का, वो इतना शार्प नहीं है और थोड़ा मैप का दिशा भी टेढ़ी है। अंडमान के आइलैंड्स थोड़े बड़े नज़र आ रहे हैं जितने हम देख रहे हैं। इस पे गंगा जो नदी है उसका भी जो मुंह है मेरे ख्याल में इतना एक्यूरेट नहीं है। और मुंह मतलब जहाँ वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कई इस तरह के फ़र्क है, लेकिन फिर भी हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जिन लोगों ने बनाया इसको इतने साल पहले, 400-500 साल पहले, वो कितने एक्यूरेट थे। कई चीज़ों पे इसमें एम्फेसिस है। ये जो फ्रेंच ने बनाया है ये मैप, जिसमें कनौज एक है। कनौज हम देख रहे थे अभी 6th क्लास की हिस्ट्री में कि एक इंडिया का सिटी था। और आगे चलते हैं, कई सारे ये सिटीज़ को हम डिटेल में अब जानेंगे। हम ये देख सकते हैं कि जो कार्टोग्राफी है वो इम्प्रूव हो रही है समय के साथ। इसी तरह कई पुरानी टर्मिनोलॉजी मतलब शब्द, तो कई पुराने जो शब्द थे उनका मीनिंग बदलता गया। और जो मेडिवियल पर्शियन है, पर्शिया जो है वो ईरान का हिस्सा है। ईरान, उम्मीद है आपको अभी तक समझ आ गया है कहाँ पे। मिडिल ईस्ट के अंदर है ईरान, अरेबिया के पास में। वो मॉडर्न ईरान से डिफरेंट है, मेडिवियल और मॉडर्न। जो और शब्दों जिनका मीनिंग काफ़ी बदल गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो है कि एक जैसे हिंदुस्तान है, आज के दिन में हम हिंदुस्तान का मतलब मानते हैं कि सारा इंडिया, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। और जो ये मिनहाज सिराज जो आपका हिस्टोरियन था, क्रॉनिकलर कहते हैं। क्रॉनिकलर मतलब जो कथा लिखता है। तो ये जब शब्द हिंदुस्तान का उपयोग करता था तो इसका मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना यानी कि थोड़ा उत्तर प्रदेश, ये वाला एरिया होता था। और ये एसेंशियली जो दिल्ली सुल्तान का जो एरिया था, सिर्फ उसी को ये गिनता था उसके अंदर। थोड़ा आगे अगर जाएं हम और 16वीं सदी मतलब 1500s के अंदर जो बाबर था, अगर वो हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करता था तो उसमें सारे इनहेबिटेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो सभी जगह आ जाती है। पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, इवन म्यांमार। तो ये सारा एरिया जो बाबर के अंडर था उसको वो गिनता था जब हिंदुस्तान वो कहता था। सारी ज्योग्राफी, फौना मतलब आपके जानवरों को फौना कहा जाता है, प्लांट्स को फ्लोरा कहा जाता है। तो फौना भी इसके अंदर वो इंक्लूड करता था। और कल्चर, तो कई डाइवर्स मीनिंग थे। जो 14वीं सेंचुरी का पोएट था, 14वीं सेंचुरी मतलब 1300s, अमीर खुसरो, काफ़ी मशहूर नाम है, आपको आता रहेगा। वो भी इसी तरह से बाबर वाला की तरह से यूज़ करता था वर्ड हिंद को। तब इंडिया नाम का तो कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं थी। इंडिया तो मेरे ख्याल में जब ये
ब्रिटिशर्स आए हैं इंडिया में और इन्होंने कॉन्कर किया है, तब ये इंडिया शब्द बना है। तो इसी तरह हिंदुस्तान के अलावा अगर हम फॉरेनर शब्द का इस्तेमाल देखें तो फॉरेनर आज के दिन में जो इंडिया का सिटीजन नहीं होता उसको कहते हैं, लेकिन ये भी नई चीज़ है। और फॉरेनर की अगर आप ट्रांसलेशन देखें तो अजनबी या परदेसी ये ट्रांसलेट होता है आपकी हिंदी के अंदर, या पर्शियन। तो कोई भी व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हो तो उसको आप अजनबी कहते हो या परदेसी कहते हो। तो एक सिटी में रहने वाला व्यक्ति जो कि गांव जाए तो वो फॉरेनर बन जाएगा। और इसी तरह से जो सिर्फ दो पेजेंट्स मतलब जो आम साधारण काम करते हैं लोग, वो अगर उसी एक ही गांव में रहते हैं तो सिर्फ वो लोग फॉरेनर नहीं होंगे, उसके अलावा तो सारे लोग फॉरेनर ही कहलाएंगे। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस, तो जो हिस्टोरियन थे उनको क्या डाटा और कहाँ से मिलता था डाटा जिससे वो कहानियाँ लिखते थे। हमने देखा पिछले साल गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, तो अगले 1000 साल ने हमारे लिए क्या छुपाए रखा है। तो ये तो सीधी सी बात है कि कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और जो आपका आर्किटेक्चर है, ये तो हमें टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ें तो हमें मिलती ही रहेंगी। इंस्क्रिप्शन को मैंने इसलिए मार्क कर दिया, आपका क्वेश्चन आएगा इसके बारे में बाद में। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही, मगर जो नंबर ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड मतलब जो लिखित में हमें चीज़ें मिलती हैं, वो उनका नंबर बढ़ता जाता है जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ती है और पेपर का इस्तेमाल बढ़ता है। तो हम देख रहे हैं कि हर 100 साल में पेपर का यूज़ बढ़ रहा है और उसकी कीमत घट रही है। तो बड़ा अच्छी चीज़ है। हम आज के दिन में तो पेपर बहुत साधारण तरीके से आम नॉर्मल ज़िंदगी में यूज़ करते रहते हैं। तो ऐसे ही पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट, आपका लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स, जुडिशियल रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स एंड टैक्सेस, ये सब चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होने लगी आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इन सब चीज़ों से एक डिटेल्ड अकाउंट मिल गया, हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई तब की ज़िंदगी के बारे में। ऐसा ही एक तस्वीर दिखाई है। इसमें प्रॉब्लम क्या रही कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उन्हें कॉपी करना पड़ता था, क्योंकि हालांकि लिखने की कला तो बन गई, लेकिन अगर कोई कागज़ आपने बनाया और वो ख़राब हो रहा है तो आपको वो कॉपी करके आगे लेके जाना पड़ेगा। अब कॉपी करने में तो आपने देखा ही है कि कई बार गलतियां हो जाती है, कई बार कोई सेंटेंस नहीं पढ़ा जाता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज जब इस तरह की बहुत सारी कॉपीज चलती गई तो उनकी अलग अलग फॉर्म, अलग अलग वर्जन बन गए एक ही कहानी के। कहीं एक सेंटेंस इस तरह से था, कहीं एक सेंटेंस उस तरह से था। तो ये डिफ़िकल्टी आई हिस्टोरियंस को उनको देखने में, और कोई ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट पहले मिलती थी और कोई मैन्यूस्क्रिप्ट बाद में मिलती थी। तो वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री कई सारे बन गए। फिर उसको समझदारी से यू हैव टू टेक अ कॉल कि कौन सा सही है, कौन सा खराब है। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, तो नए सोसाइटी से बढ़ रही थी तो नए संगठन, ग्रुप्स, आइडेंटिफिकेशंस बन रही थी। और सिमिलरली पॉलिटिकल, यानी पावर कौन किसके हाथ में होगी और कौन रूल करेगा, कौन किसका राज चलेगा, ये भी बनता जा रहा था। तो जैसे हम ऑफ कोर्स पीरियड तो 700 से 1750 ईयर का कर रहे हैं, तो इसमें जैसे जिंदगी में हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का बड़ा हाथ होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो नई नई चीज़ें पॉसिबल होती हैं और उससे नई डायनेमिक्स बनती हैं आने वाले समय। आजकल शायद मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट एक ऐसी शक्ति है जिससे लोग बढ़ रहे हैं, सोसाइटी चेंज हो रही है, नए नए प्रभाव पड़ रहे हैं। तो उसी तरह से आज के दिन में जो चीज़ें हमारे साथ रल मिल गई हैं वो पहले इतनी नई थी कि उनकी वजह से बहुत चेंज आया सोसाइटी में। पर्शियन व्हील एक नया इजाद हुआ इरिगेशन में। पर्शियन व्हील की नीचे तस्वीर है, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे स्ट्रीम बहती है, नदी बहती है, और वो नदी के बहने से ये व्हील घूमता है। ये व्हील घूमता है तो पानी नीचे ऊपर आ जाता है और चलते चलते अपने आप नदी की ताकत से ये ऊपर वाला स्ट्रीम फिर खेतों में जाके और खेतों को पॉपुलेट करता है। तो इरिगेशन का एक
तरीका बन गया नदी के पास से। इसी तरह से चरखा, जिसे स्पिनिंग व्हील कहते हैं, महात्मा गांधी ने इस्तेमाल किया था कपड़ा बुनने के लिए, उसका बना। फायर आर्म्स जो कि बारूद की ताकत से चलते थे, और गोलियां और बंदूकें, वो सब चीज़ें बनी इससे। नए फूड और बेवरेजेस, तो कई सारे नाम हैं, इनको भी मैं येलो में कर देता हूँ क्योंकि इनका एग्जाम आपको क्वेश्चन में आया है। ये पोटैटो आलू, कॉर्न यानी कि भुट्टा, मिर्चें, चाय और कॉफ़ी जो हम आज के दिन में पीते हैं, वो भी इस समय की इजाद है। इसी तरह से जो आपकी इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, पॉलिटिकल मतलब आपको मालूम ही है, जो सरकार बनती है। जैसे सोशल मतलब जो हमारा जीवन कैसा है, हमारे दोस्त कौन होंगे, हम किस जाति के हैं, हमारे को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। कल्चर मतलब जो हम चीज़ें करना पसंद करते हैं, तो जैसे हम कहाँ घूमते हैं, कौन से गाने देखते हैं, कौन सी पिक्चर देखते हैं, कौन से गाने गाते हैं। एक और चीज़ जो इस पीरियड में ही हुई तो था कि लंबा डिस्टेंस लोग ट्रैवल करने लगे। तो इस पहले तो इतने साधन नहीं थे, तो कुछ साधनों का शायद याद हुआ होगा इस पीरियड के अंदर, जिससे लोग लंबे लंबे दूरियां तय कर पाते थे। लंबी दूरी तय कर पाने से ही शायद इतने बड़े बड़े राज्य पॉसिबल हुए। अदरवाइज जितने बड़े राज्य बन गए ये मौर्य और सब, ये एक टेक्नोलॉजी के बगैर में नहीं बन पाते होंगे। एक ग्रुप जो हम आज भी जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, राजपूत, तो एक राजपूत जो कौम थी उसका जन्म हुआ, और बिटवीन 8th and 14th सेंचुरी, मतलब 700 से लेके 1300 का जो पीरियड था, 1300, इसमें एक का अंतर होता है। 8th का मतलब 700s और 14th का मतलब 1300s जो है, वो सेंचुरीज जो पीरियड था, उसमें ये जो बॉडी ऑफ वॉरियर्स और क्षत्रिय थे, उन कास्ट स्टेटस को राजपूत कहलाने लगे। जो इसी तरह से जो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट का भी क्वेश्चन आया आपको आगे, तो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट हो गए ये बाकी के कौम। तो मराठास का जिक्र करे, सिख का के जाट्स का करे, अहोम और कयास्था का करे, तो ये सब लोग भी पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट हो गए। तो राजा के राज में इनकी पूछ पड़ताल होने लगी। इसी तरह से जो और चेंज आया वो एनवायरनमेंट में था। जो आपके फॉरेस्ट थे उनको काट के एग्रीकल्चर के अंदर ज़मीन इस्तेमाल होने लगी। तो ये अगला जो चेंज है, ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। जो था वो था कि आपकी सोसाइटी के अंदर जो लोग थे, पहले तो एक राजा होता था और एक जना होता था, दो ही तरीके थे डिफरेंस रखने के। अब जो जने या नॉर्मल लोग हैं, उस अंदर भी बहुत सारी जातियां और सब कास्ट आइडेंटिफाई हो गई। तो कौन किस जात का है, इस बेसिस पे उसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन लगते थे कि वो कौन से रूल फॉलो करेगा। और एक असेंबली ऑफ एल्डर्स, तो उसी जाति के बुजुर्ग थे, वो उसके ऊपर एनफोर्स करते थे। तो अगर कोई गलत करेगा, उस रूल, चाहे वो अच्छे थे चाहे बुरे थे, उन रूल्स का अगर वो पालन नहीं कर रहा, तो वो असेंबली ऑफ एल्डर के पास पावर थी कि उनको सजा दे और सब। इस असेंबली ऑफ एल्डर्स आज के दिन में भी चलती है, जिसका नाम खाप पंचायत है। उस समय इसे जाति पंचायत कहते थे। जाति शब्द आज इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं अभी। और इस तरह की शायद कई जाति पंचायत एक गांव में होती होंगी, और एक गांव में जो सब जातियों का हेड है वो चीफटन जो है वो होगा, क्योंकि कई गांव को एक के उसके नीचे आएंगे और वो फिर फाइनल फैसला करेगा अगर आपस में कई जातियों में प्रॉब्लम आती होगी। रीजन एंड एम्पायर, तो बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स बन गए इस पीरियड में। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चोलाज थे, जिसके बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तुगलक्स थे, जिनके बारे में हम चैप्टर 3, और मुगल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। एक संस्कृत प्रशस्ति क्या होता है आपको पता है? प्रशस्ति होता है प्रशंसा का लेटर। तो जो दिल्ली सुल्तान था दिल्ली का, गियासुद्दीन बलबन, जो कि करीब 1260
से 20 साल जिसने राज किया, वो लिखता है कि उसमें लिखा है कि बंगाल से लेके और अफगानिस्तान तक और साउथ इंडिया, द्राविड़ सारा, जिसका नक्शा नीचे दिया है, ये सारा जो एरिया था वो एक ही बलबन दिल्ली के सुल्तान के नीचे आता था। और बड़े डिफरेंट रीजन थे जिसमें गौदा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र, ये सारी चीज़ें इसके अंदर एक ही राजा के अंदर आती थी। तो इसको भी मैं पीले से कर देता हूँ, शायद इसके बारे में सवाल आएगा नीचे। तो ये लोग जो इनकी कहानियाँ थी उसमें और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें करते थे कि कैसे लोग इनसे डरते थे। तो कारण तो सिंपल ही है कि जितना इनका प्रभाव मानसिक ज़्यादा होगा लोगों पे, उतना इनके लिए आसान होगा कैप्चर करना, और लोग इनसे पहले ही डर जाएंगे लड़ाई से पहले। तो जो आगे आने वाला टाइम है उसमें हम देखें कि अमीर खुसरो जो पोएट था, उसने 1318 में लिखा है कि कितनी सारी भाषाएं इस्तेमाल होती थी इंडिया के अंदर। तो एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि पहले तो भाषा या लैंग्वेज इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, और आने वाले समय में जो भाषाएं हैं, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुज्जरी, माबारी, गौरी, अवधी और हिंदुवी, ये सारी भाषाएं भी विकसित हो रही थी धीरे धीरे। और हर एरिया जो इंडिया का था उसमें अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज और उसका ज्योग्राफी के हिसाब से विकसित हो रही थी 700 ईयर 700 से आगे। और कई डायनेस्टीज हमने जिनके बारे में देखा, तो खलजीज और बाकी सब, मुगल्स, तुगलक, चोला, ये सब आए और इन्होंने पैन रीजनल यानी कि अलग अलग रीजन, गुजरात, महाराष्ट्र, जो कि अलग भाषाओं, बिल्कुल ही अलग भाषाओं का से बना हुआ था, उसमें उन रीजन को, तो एक भाषा से एक तरह के लोग जहाँ रहते हैं उसे रीजन बोलते हैं, तो उस रीजन और दूसरे रीजन को सबको मिला लिया। तो ये इतने बड़े बड़े ये एम्पायर बन गए, ये राजा महाजनापदा उन सब से इतने बड़े थे और बड़े डाइवर्स रीजन्स के ऊपर ये बैठ गए। सब लोगों का राज ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। जो खलजी थे शायद ये इतनी देर तक नहीं राज कर पाए। मुगल डायनेस्टी तो काफ़ी देर तक चली है। तो मुगल डायनेस्टी का जो आखिर में डिक्लाइन आया वो अंग्रेज़ों के आने पे आया, जो कि करीब 18th सेंचुरी में है। 18th सेंचुरी मतलब 1700 ईयर्स का जो सीक्वेंस है, तो 1750, 1780, 1790, ये सारा 18th सेंचुरी का ही पार्ट होगा।